Vaginal हो, सिजेरियन हो, किसी भी तरह की डिलीवरी हो, इन्फेक्शंस आर वेरी कॉमन. सो वाटरिंग एंड डिस्चार्ज ऑफ एनी काइंड शुड नॉट बी इग्नोर्ड. तो ये जो हमारे बहुत कॉमनली हमने IVF में स्पेशली देखा है कि ट्विन बच्चे जो होते हैं वो प्रीमेच्योर होते हैं. तो ये जो पर्दा वाली आपने शिकायत बताई, रेटिनोपैथी ऑफ प्रीमेच्योरिटी, इसका इलाज संभव है? मायोपिया में आँख होती है बड़ी, जिसका मतलब ये होता है कि दूर की चीज़ आपको नज़र नहीं आ रही है, आप शॉर्ट साइटेड हैं और इमेज बन रही है थोड़ी आगे. तो बच्चों में क्या रूटीनली किसी सप्लीमेंट की ज़रूरत होती है, जैसे कि हम विटामिन D देते हैं? इन टाइप 2 डायबिटीज़ फ्रॉम द पॉइंट ऑफ डायग्नोसिस, जिस दिन पता चला कि मुझे शुगर है, जो ज़्यादा कॉमन भी होती है, टाइप 2 डायबिटीज़ सबको होती है, जिस दिन पता चला उस दिन जाके आँख एक बार चेक करवानी है कि ऑलरेडी शुगर का असर बन तो नहीं गया है. क्या आप ऐसा सोचते हैं ये जो आजकल बच्चों में स्क्रीन टाइम बढ़ गया है, उसके चलते ज़्यादा बच्चों को चश्मे की ज़रूरत पड़ रही है? There is no harm in going to a चश्मे की दुकान, but what you have to understand is that the person giving you might not be a trained optician. तो इसके अलावा ना एक और समस्या है जो हर साल हम ये अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में स्पेसिफिकली दिल्ली में फेस करते हैं. इतना पोल्यूशन और इतना हाई राइज ऑफ AQI. सो हाउ डज पोल्यूशन अफेक्ट आवर विजन, आवर आई हेल्थ? हाय ऑल, वेलकम टू अनदर इंटरेस्टिंग एपिसोड ऑफ फर्टिलिटी फोकस. और आज हम थोड़ा सा फर्टिलिटी से हट के बात करने वाले हैं, क्योंकि हमारे साथ हैं रिनाउंड आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर अनीशा, जो आज हमें मदद करेंगी आंखों से रिलेटेड वो छोटे छोटे डाउट्स और सवाल जो हमारे मन में होते हैं उनको आंसर करने में. सो वेलकम डॉक्टर अनीशा. हाय डॉक्टर रिदम, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर. एंड आपने बिल्कुल सही कहा, ये फर्टिलिटी से बाहर ज़रूर है टॉपिक, लेकिन आंख एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है और हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि आमतौर पे जो सवाल होते हैं उनके जवाब हमें पता हों, सो दैट वी कैन टेक केयर ऑफ आवर आईज इन अ बेटर वे. तो हम शुरू करते हैं सबसे पहले बच्चों से, एंड बच्चों में भी न्यू बॉर्न से. सो डॉक्टर नीचा, हमने बहुत कॉमनली ऐसा देखा है कि जब हम डिलीवरी करते हैं ना, दूसरे दिन फ़ोन आ जाता है बच्चों की आंखों से पानी आ रहा है. तो ये क्या पानी नॉर्मल होता है या नहीं होता है? तो कैसे पता चलेगा ये पानी अब नॉर्मल है और हमें दिखाना चाहिए? सी इमीडिएटली आफ्टर बर्थ वाटरिंग इज़ नॉट कॉमन, क्योंकि बच्चों के इतने आंसू बन ही नहीं रहे होते हैं उस समय. पोस्ट डिलीवरी इमीडिएटली इन्फेक्शंस आर वेरी वेरी कॉमन. वेजाइनल हो, सिजेरियन हो, किसी भी तरह की डिलीवरी हो, इन्फेक्शंस आर वेरी कॉमन. सो वाटरिंग एंड डिस्चार्ज ऑफ एनी काइंड शुड नॉट बी इग्नोर्ड इन अ न्यूबॉर्न. पर अगर बच्चे को कोई समस्या ही नहीं है तो क्या आई चेकअप करवाना चाहिए एक न्यूबॉर्न का? न्यूबॉर्न के आई चेकअप्स जो हैं एक स्पेसिफिक कैटेगरी में रिक्वायर्ड होते हैं, जो कि बेसिकली ROP स्क्रीनिंग होता है. प्रीमेच्योर चिल्ड्रन ट्रेडिशनली लेस देन 34 वीक्स के जिस पे पैदा होते हैं या लेस देन 2 kgs पे जो बच्चे पैदा होते हैं, उनको रिस्क होता है एक तकलीफ का जिसे कहते हैं ROP. ROP की फुल फॉर्म होती है रेटिनोपैथी ऑफ प्रीमेच्योरिटी. दिस अफेक्ट्स प्रीटर्म बेबीज एंड इट हैज़ टू बी डिटेक्टेड as early as it develops and treated as well. अगर उस समय उसका इलाज नहीं होता है तो बाद में वो अंधापन कर देती है और बच्चा जीवन भर के लिए कम आंखों की रोशनी के साथ उसे जीवन निकालना पड़ेगा. तो ये जो हमारे बहुत कॉमनली हमने IVF में स्पेशली देखा है कि ट्विन बच्चे जो होते हैं वो प्रीमेच्योर होते हैं. तो ये जो पर्दा वाली आपने शिकायत बताई, रेटिनोपैथी ऑफ प्रीमेच्योरिटी, इसका इलाज संभव है? बिल्कुल संभव है. यही मैसेज ज़रूरी है सब पेरेंट्स को जाना कि अगर आपके बच्चे प्रीटर्म पैदा हुए हैं, नर्सरी में गए हैं, इवन इफ दे आर बिगर देन 34 वीक्स, बट उनको ऑक्सीजन लगी है, किसी तरह की इन्फेक्शन लंबी हुई है, एक बार आंख चेकअप ज़रूरी है. और ज़रूरी इसलिए है क्योंकि ROP इज़ वेरी मच ट्रीटेबल. अगर नहीं पकड़ में आता है और मिस हो जाता है तो हाँ, 6 महीने बाद उसका इलाज नहीं हो सकता है, तब तक गाड़ी निकल चुकी है, बच्चा अंधा हो चुका है. इट हैज़ टू बी ट्रीटेड इन द फर्स्ट 1 or 2 months व्हेन इट रीचेज दैट लेवल. सो ये तो बहुत स्पेसिफिक कंडीशन होगी, बट रूटीनली हम देखते हैं कि बहुत बच्चों में ऐसा होता है कि आंखें जो है ना दोनों सेम तरीके से अलाइंड नहीं होती है और पेरेंट्स को लगता है कि इसे स्क्विंट है. सो व्हाट इज स्क्विंट एंड कब कह सकते हैं कि हाँ बच्चे को डेफिनेटली स्क्विंट है? सी, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट बच्चा पैदा होते ही देख नहीं रहा है. दिस यू हैव टू अंडरस्टैंड. जब बच्चा पैदा हुआ है उसकी आंख टिक नहीं रही है. सो एक बच्चे की आंख जो टिकती है वो अराउंड 46 वीक्स पे टिकती है. 46 वीक्स आई एम सेइंग बिकॉज ये 1.5 महीना नहीं है. प्रीटर्म बेबी अगर 30 हफ्ते का पैदा हुआ है तो भी 46 वीक्स तक ही उसकी आंख टिकेगी, उससे पहले नहीं टिकेगी. बहुत सारे प्रीमेच्योर बच्चों के पेरेंट्स घबरा जाते हैं कि 2 महीने का बच्चा हो गया, अभी तक देख नहीं रहा है. नहीं देख रहा है क्योंकि अभी तो कोई 40 हफ्ते का भी नहीं हुआ है. सो यू हैव टू वेट फॉर 46 वीक्स जब बच्चे की फिक्सेशन आए. एक बार फिक्सेशन आती है, बच्चा थोड़ा सा बड़ा होता है, उसके बाद अगर आंखें टेढ़ी पड़ रही हैं, स्क्विंट मतलब
आंखें जो हैं, एक आंख अंदर या एक आंख बाहर को जा रही है, दे आर नॉट अलाइंड स्ट्रेट, पैरेलल नहीं है। अगर ऐसा हो रहा है उसके बाद वंस द फिक्सेशन स्टार्ट्स देन इट इज सिग्निफिकेंट एट ऑल एजेस। सो आपने ये बात किया कि बच्चा देख नहीं रहा, तो ये जो पेरेंट्स हमें बोलते हैं हमें देख के मुस्कुरा रहा है विद इन द 1 month of delivery, is it true or not? See, it's not true because the child's hearing and touch and feel and smell, all those senses are very active at that time. बच्चा माँ के टच से रिस्पॉन्स करता है, बच्चा माँ की आवाज़ को रिस्पॉन्स करता है। अभी उसे दिखाई सब सफ़ेद जैसे फॉग में से देख रहा होता है, बहुत डेंस फॉग से वैसा दिखता है। दे कैन नॉट रियली मेक आउट फेसेस और प्रॉपर फीचर्स एट दैट टाइम। और बहुत बार हमने देखा है कि बच्चों का आई कलर बहुत डिफरेंट होता है अपने पेरेंट्स से। सो ऐसा कैसे पॉसिबल है कि मम्मी पापा का तो आई ब्राउन ब्लैक है पर बच्चे का ग्रे ब्लू होता है? सी ऐसे तो एक्सेप्शंस हर चीज़ में आप देखेंगे शरीर में आती ही आती हैं, बिकॉज आवर बॉडी इज बेसिकली जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल आपकी लीनिएज में कभी भी आया किसी भी टाइम पे। सम ऑफ देम आर रिसेसिव मतलब दबी हुई जीन्स होती है, कुछ डोमिनेंट जीन्स होती हैं जो ज़्यादा प्रोमिनेंटली चलती रहती हैं, बट समटाइम्स सम रिसेसिव जीन्स दोनों लीनिएज की तरफ से इकट्ठी हो गई जिसकी वजह से कुछ अलग कलर आ गया, तो इट इज़ वेरी मच पॉसिबल। एंड ऑफकोर्स आइसोलेटेड म्यूटेशंस आर ऑल्सो पॉसिबल जिसमें आई कलर चेंज हो सकता है। सो इसमें कोई बहुत एक्सेप्शन वाली बात नहीं है। हमारे कुछ पेशेंट्स जो स्पेशली डोनर के लिए जाना चाहते हो कहते हैं ऐसी डोनर ढूंढो जिसकी आंखें नीली हों ताकि हमारे बच्चे की आंखें भी नीली हों। सो आई ऑलवेज टेल देम इट इज़ नॉट नेसेसरी, बट येस यू ब्रॉट इट आउट राइटली कि ज़रूरी नहीं है जैसे पेरेंट्स का आई कलर होगा एग्जैक्टली वैसे ही बच्चे का ज़रूरी होगा ही होगा। बिल्कुल। ना बच्चों की अगर बात करते हैं एज दे ग्रो, सो वो अपने आप तो बता नहीं पाते कुछ भी आई की समस्या अगर हो, जब वो स्पेशली व्हेन दे आर नॉट एबल टू स्पीक। सो उस टाइम पे क्या हर पेरेंट को बच्चे को आई चेकअप के लिए लाना चाहिए? सी प्रीमेच्योर बच्चों की बात तो हमने कर ली कि एक बार आंख बन जाए पूरी की पूरी, आरओपी नहीं बना, द डॉक्टर सेज ओके आपकी आंख ठीक है, उसके बाद छुट्टी फॉर द आरओपी स्क्रीनिंग। बट अदरवाइज एट एज अर्ली एज 6 months एक बार बच्चों का चेकअप होना चाहिए है। क्यों होना चाहिए है? अगेन एज यू आर सेइंग, बच्चा कभी मुंह से नहीं बता सकता है कि उसको क्या दिक्कत है, ना पेरेंट्स को पता चलेगा कि नंबर है। बहुत बच्चों को जेनेटिकली हाई पावर होती है जो आगे जाके पता नहीं चलती है और बहुत देर तक डिटेक्ट नहीं होती है, और जब तक पकड़ में आती है बच्चे को लेजी आई हो चुकी होती है। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि पहले 6 महीने या साल के अंदर अंदर एक आई चेकअप ज़रूर हो। लेजी आई क्या होती है? लेजी आई या एम्ब्लायोपिया होता है कि आंख पर से ठीक है लेकिन उसमें रोशनी नहीं बन रही है। नाउ व्हाई दिस हैपन्स इज, अगर पहले 10-12 साल की उम्र में आंख को पूरी रोशनी नहीं मिली है, जैसे कि किसी का नंबर बहुत हाई है, 4 नंबर 5 नंबर है बच्चे का, लेकिन वो चश्मा नहीं लगा रहा तो उसको दिखाई नहीं दे रहा है। एक उम्र के बाद 10-11 साल के बाद अगर सडनली वो आता है मेरे पास और मैं नंबर लगा भी दूंगी तो भी उसकी रोशनी 6/6 या 6/6 नहीं हो सकती, क्योंकि उसके दिमाग ने कभी साफ रोशनी देखी ही नहीं है। दिमाग डेवलप हो गया है बिना उस लेवल को रीच करे, तो ये आंख हमेशा के लिए लेजी रह जाती है, इसकी रोशनी सब नॉर्मल रह जाती है इवन इफ वी पुट ग्लासेस। आपने बात किया 6/6, ये 6/6 विजन क्या होता है? 6/6 विजन होती है 100% विजन, जो हम एक नॉर्मल आंख की विजन को मानते हैं। We have specific sizes of the alphabets that are there on the chart. जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं वो आपको एक चार्ट पढ़ाते हैं, वो चार्ट के sizes have to be read at a particular distance. तो आप किस डिस्टेंस पे उस साइज को देख सकते हैं, उस हिसाब से ये टर्मिनोलॉजी हमारी रखी गई है, जिसको हम 6/60, 6/36, वो अल्फ़ाबेट जैसे जैसे छोटे होते चले जाते हैं उसका जो है आपका डिनोमिनेटर जो है वो थोड़ा थोड़ा कम होके फाइनली 6/6 पे आता है, विच इज़ दी नॉर्मल विजन। क्या आप ऐसा सोचते हैं ये जो आजकल बच्चों में स्क्रीन टाइम बढ़ गया है उसके चलते ज़्यादा बच्चों को चश्मे की ज़रूरत पड़ रही है? बिल्कुल सही कह रही हैं आप, और ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो हम फेस करने वाले हैं इन द नेक्स्ट 5 to 10 years। वी आर सिटिंग ऑन एन एपिडेमिक ऑफ मायोपिया। हमारे बच्चों में नंबर बहुत ज़्यादा आ रहा है, जो पहले बहुत किसी में जो पढ़ाकू बच्चे होते थे या जेनेटिकली जिनके नंबर होते थे उनके आते थे, आजकल आई एम सीइंग किड्स एज अर्ली एज 3 and 4 years with very high minus number, and the reason is your screen time, near work and of course decreased outdoor activity। सो कितना recommended स्क्रीन टाइम होना चाहिए बच्चों के लिए? ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है जो पेरेंट्स पूछते हैं। इसमें 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, टोटल स्क्रीन टाइम एंड एट अ टाइम बच्चा कितना देख रहा है। अब स्क्रीन में कंप्यूटर आता है, टैबलेट आती है, फ़ोन आता है,
सबसे सेफ बात है टीवी, क्योंकि टीवी दूर है, जितना दूर होगा उतना सही रहता है, जितना पास होगा उतना खतरनाक है। बट एट एनी टाइम 20-25 मिनट से ऊपर नहीं देखना चाहिए बच्चे को एक बार में। तो आपने जैसे बात किया माइनस का नंबर, ये और मायोपिया, ये टर्म्स बहुत कॉमनली लोगों को नहीं समझ आते, तो ये माइनस का नंबर प्लस का नंबर क्या होता है? रिफ्रैक्टिव एरर या चश्मे का नंबर होना है, इसका मतलब ये होता है कि आंख में जो इमेज बन रही है वो पर्दे या रेटिना के ऊपर सही से नहीं बन रही है। एक नॉर्मल आंख में वो पर्दे पे बनती है। मायोपिया में आंख होती है बड़ी, जिसका मतलब ये होता है कि दूर की चीज़ आपको नज़र नहीं आ रही है, आप शॉर्ट साइटेड हैं और इमेज बन रही है थोड़ी आगे। इसको ठीक करने के लिए हमें माइनस नंबर का चश्मा चाहिए होता है, जो कि कनकेव ग्लास होता है। और हाइपरोपिया में उल्टा होता है, आंख होती है छोटी, इमेज बनती है पीछे और प्लस का नंबर रिक्वायर्ड होता है उसे ठीक करने के लिए। तो ये सिलेंड्रिकल नंबर क्या होता है? सिलेंड्रिकल नंबर से पेरेंट्स बहुत डरते हैं कि ओह सिलेंडर आ गया, लेकिन सिलेंड्रिकल नंबर इज जस्ट फॉर्म एंड अगेन इट इज़ वेरी कम्स इन वेरी अर्ली इन लाइफ बिकॉज ये जेनेटिकली प्रीडिस्पोज होता है। इट हैपन्स बिकॉज ऑफ द शेप ऑफ द आई बॉल, जो हमारी आगे की पुतली है उसकी शेप की वजह से होता है। अगर वो शेप स्फेरिकल है, गोलाई में है, तो आपको सिलेंडर नहीं होगा। और यही अगर अंडे की तरह है, एक एक्सिस में फ्लैट है, एक में आपकी स्टीप है, तो सिलेंडर नंबर आ जाएगा। तो ये चश्मे का नंबर बहुत सारे लोग चश्मे की दुकान से जाके लेते हैं। सो इज इट ओके टू गेट अ नंबर प्रिस्क्राइब्ड फ्रॉम एक चश्मे की दुकान वर्सेस द डॉक्टर? See, there is no harm in going to a चश्मे की दुकान, but what you have to understand is that the person giving you might not be a trained optician. What happens normally here or in India everywhere कि दुकान तो एक trained optical वाला और optician खोल लेता है, ऑप्टोमेट्रिस्ट खोल लेता है, लेकिन आगे रख लेता है लोग जिनको वो बस थोड़ा थोड़ा बता देता है, हु आर एक्चुअली डूइंग ऑल द ग्राउंड वर्क। तो वो ठीक से नंबर दे ज़रूरी नहीं है। दूसरा, डायलिटिंग प्रोसेस, डायलिटेशन का प्रोसेस एक होता है बहुत इंपॉर्टेंट, स्पेशली इन चिल्ड्रन, जिससे हमें एग्जैक्ट नंबर पता चलता है। सो वो होना बच्चों में बहुत ज़रूरी है। इसलिए आई वुड रेकमेंड कि बेटर यही रहता है ऑफ कोर्स कि डॉक्टर के पास जाके चेक करवाएं। आपने बात किया डायलिटेशन, व्हाट इज डायलिटेशन? डायलिटेशन होती है आई ड्रॉप्स, जिससे हम आँख की पुतली को फैला देते हैं। नॉर्मल पुतली जो होती है छोटी होती है, सेंटर में आप देखेंगे उससे लाइट जाती है, इट्स अ ब्लैक स्पॉट बीच में, वो फैला देते हैं ताकि मसल रिलैक्स हो जाए और आँख का एक्चुअल नंबर हमें पता चल जाए। तो हमें ना एक ऐसा सा नंबर मिलता है, ठीक है, इस पे कुछ कुछ फिगर्स लिखी रहती हैं, ये चश्मे का नंबर होता है। तो आप इसे हमारी ऑडियंस के लिए समझा सकते हैं कि क्या चश्मे का नंबर है? सो इफ़ यू सी, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट राइट आई है और लेफ्ट आई है। आँख का अलग अलग नंबर हो सकता है, बहुत लोग पूछते हैं दोनों का अलग नंबर है, लेकिन हाँ ऐसा बहुत कॉमन होता है। दूसरा, डिस्टेंस एंड नियर, ये जो नियर वाला ऐड होता है ये सिर्फ 40+ लोगों के लिए होता है और उससे कम वालों के लिए एक ही नंबर होता है, सिंगल पावर होती है। 40 से ज़्यादा लोगों को नियर के नंबर के एडिशन की ज़रूरत पड़ती है। नाउ यू सी देयर कॉलम्स हियर, द फर्स्ट कॉलम इज -2.5 DS, DS इज स्फेरिकल नंबर, S इज फॉर स्फेयर। इस इंसान को 2.5 नंबर माइनस मायोपिया है, जैसा मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, जो इसको स्फेरिकल नंबर है। सेकेंड कैटेगरी है सिलेंडर की। अब सिलेंडर जैसा मैंने बताया वो एक एक्सेस का नंबर होता है, इसलिए उसमें साथ में डिग्री लगनी बहुत ज़रूरी होती है कि कहाँ पे लगना है वो नंबर। तो उसके बाद उसको है -1 DC विच इज़ सिलेंडर, एंड आगे तीसरा कॉलम है डिग्री का विच इज़ 180 डिग्री। सिमिलरली लेफ्ट आई में भी ऐसा ही है, -1 at spherical, -1 cylinder and 180 degree is the axis of the cylinder. Each and every one of them is very important, especially the degree, because degree हिल जाएगी तो नंबर गड़बड़ा जाएगा। और उसके नीचे है addition. Addition is for near, as I told you, it is only and only for people who are more than 40 years of age. और उसके बियॉन्ड आपको ज़रूरत, उससे पहले में आपको ये नियर वाले जो कैटेगरी है लेस देन 40 ईयर्स में नहीं देनी होती है। तो जब नंबर आता है, बहुत सारे पेरेंट्स का आई एम श्योर एक कॉमन वो होता होगा कि अगर हम चश्मा नहीं लगाए तो क्या, क्योंकि लगा दिया तो आदत पड़ जाएगी। तो आप उनको क्या एडवाइस करते हैं? सी अगेन, इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता है, माइनस नंबर हैज़ टू बी वॉर्न। आजकल वो बात नहीं आ गई कि 0.25 है छोड़ दो, 0.5 है छोड़ दो। माइनस नंबर अगर बच्चा नहीं पहन रहा है तो आंखें स्ट्रेस कर रहा है, नंबर बढ़ता चला जाएगा। सो नाउ द साइंस सेज एट एनी पॉइंट माइनस नंबर जल्द से जल्द शुरू कर दीजिए, चाहे वो 0.25 ही क्यों नहीं है, ठीक है।
प्लस के नंबर में कई बार बच्चे पूरा ठीक से देख रहे होते हैं, सिर्फ हमें आता है रीडिंग प्लस का 0.25 प्लस 0.5, जिसको हमें देने की ज़रूरत कई बार नहीं भी पड़ती है। अगर बच्चा कंफर्टेबल है, उसको कोई हेडेक नहीं है, कोई स्ट्रेस नहीं है, देखने में कोई दिक्कत नहीं है, देन वी कैन स्किप इट। प्लस का नंबर इतना ज़रूरी नहीं होता है पहनना। बट हाँ, ये सोचना कि आदत पड़ जाएगी, आई थिंक ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि बच्चे को आप क्लियर विजन दीजिए, तभी बच्चा अपनी ज़िंदगी में सब कुछ सीखने में, लर्निंग में, स्कूल में अच्छा परफॉर्म कर पाएगा। पर एक बार अगर चश्मा लगा लेते हैं तो डज द नंबर बिकम स्टैटिक और इट स्टिल प्रोग्रेसेस? No, the number does not, the increase in the power depends upon a lot of things. Now again, I would want to point it out here कि प्लस का नंबर और सिलिंड्रिकल नंबर जनरली नहीं बढ़ता है, स्टैटिक रहता ही है। माइनस नंबर स्फेरिकल बढ़ता चला जाता है एज के साथ साथ, क्योंकि आंख लंबी हो रही है जैसे जैसे आप बड़े हो रहे हैं। उसको बढ़ने से रोकने में वन फैक्टर इज इम्पॉर्टेंट कि चश्मा पहने, लेकिन उसके अलावा और बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। तो सिर्फ एक फैक्टर पे कि चश्मा पहन लिया रुक जाएगा, ऐसा नहीं होता है। बट चश्मा नहीं पहनेंगे तो बढ़ेगा ज़रूर। कोई दवाई नहीं है जिससे ये प्रोग्रेशन रोका जा सके? इट्स अभी रिसेंटली ओवर द लास्ट 5-6 years 10 years एक आई ड्रॉप शुरू हुई है जो कि बहुत इफ़ेक्टिव है, हम भी बच्चों को दे रहे हैं। वो प्रोग्रेशन को रोकने में मददगार रहती है। इट हैज़ टू बी पुट डेली एट नाइट टाइम। इट डज़ नॉट हैव एनी मेजर इम्पैक्ट ऑन द विजन। मोस्टली बच्चे कंफर्टेबल रहते हैं उसके साथ, और उसको डालने से देखा गया कि प्रोग्रेशन स्लो डाउन हो जाती है काफ़ी हद तक। पर कौन सी एज तक एक्चुअली ये नंबर बढ़ता है? नंबर बढ़ता है, देखिए, जब तक आंख बड़ी हो रही है। सो आजकल देखा गया है कि अप टिल 21-22 ऑल्सो द पावर इज इंक्रीजिंग, द आई बॉल इज ग्रोइंग, बिकॉज हम लोगों का नज़दीक का काम, स्क्रीन का काम बहुत ज़्यादा हो गया है। पहले यही एज 18 साल हुआ करती थी, बट अब हमने बढ़ा के 21-22 साल कर दी है, और यही एज है जिसके बाद हम लोग लैसिक भी एडवाइस करते हैं, उससे पहले लैसिक मना करते हैं। लैसिक क्या होता है? लैसिक तो बहुत लोगों को पता ही नहीं, वो लेज़र बोलते हैं, बट होता क्या है आखिर लैसिक? लैसिक इज़ अ प्रोसीजर, अ लेज़र बेस्ड प्रोसीजर, जिससे चश्मे का नंबर उतर जाता है। सो इट्स अ वेरी सेफ सर्जरी, जिससे हम आँख की जो आगे की काली पुतली है उसको फ्लैट कर देते हैं, जिससे कि आपका नंबर उतर जाए, और जो इमेज आगे या पीछे बन रही थी रेटिना के, वो रेटिना के ऊपर बने। तो क्या इससे सब तरह के नंबर हट सकते हैं? बिल्कुल, इससे सब तरह के नंबर हट सकते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा कामयाब ये माइनस नंबर में होता है। ऑल्दो इट वर्क्स इन एवरीथिंग, प्लस का नंबर, सिलेंडर, सब में ही लैसिक किया जा सकता है। तो जो लोग चश्मा नहीं लगाना चाहते उनके लिए एक ऑप्शन है कि जब उनका डेवलपमेंट पूरा हो जाए, जब पूरा नंबर इस्टेब्लिश हो जाए, तो वो लैसिक कराए। बट व्हाट अबाउट कॉन्टैक्ट लेंसेज? कॉन्टैक्ट लेंसेज कब से लगा सकते हैं, एंड इज इट रियली सेफ फॉर एवरीबडी टू पुट इट? See, contact lenses, as far as I am concerned, I tell my children who are coming to me छोटी उम्र से, जैसे ही वो 13-14 साल के होने लगते हैं, मैं उनको सिखाना शुरू कर देती हूँ, because nowadays kids are very look conscious, they don't want to wear glasses, and I would rather make them wear contact lenses rather than not wearing anything and going blind and trying to move around without seeing properly. And contact lenses, if taught properly, worn properly, hygiene अच्छे से maintain करे, they are pretty safe. So contact lenses on a daily basis पहन सकते हैं? See, I did not say that daily नहीं, but हाँ occasionally। बहुत सारे बच्चे स्पोर्ट्स पर्सन्स होते हैं, टेनिस खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, स्टेज परफॉर्मर्स होते हैं, डांस करते हैं, कथक परफॉर्म कर रहे हैं, उनके लिए मुश्किल होता है चश्मा पहन के करना। स्कूल में आई डू नॉट अलाउ किड्स टू वेयर, इट इज़ ओनली एंड ओनली ओकेजनली, कभी आपको 15-20 दिन में एक दिन पहनना पड़ गया, दैट इज ऑल। इट शुड नॉट बी वॉर्न डेली, दिस यू हैव टू अंडरस्टैंड। What would you say about hygiene while putting the contact lenses? So hygiene has to be maintained. आपको लगाने से पहले हाथ धोने हैं, आपका उसके बाद सोल्यूशन से उसे क्लीन करें, लेंसेज को लगाएं। ऐसे ही उतारने के टाइम पर भी पहले अपने हाथ धोए, उसके बाद आंख में लेंस को निकालने की कोशिश करें। द बॉक्स वे यू आर स्टोरिंग द लेंस शुड बी क्लीन, इट शुड बी चेंज्ड एवरी 6 months, द सोल्यूशन शुड बी चेंज्ड रेगुलरली इवन इफ यू आर नॉट वेयरिंग द लेंसेज। सपोजली आपने 20 दिन तक लेंस नहीं पहने, आपके मंथली डिस्पोजेबल लेंस है, तो ऐसा नहीं है कि आप उसमें सोल्यूशन चेंज नहीं करेंगे, सोल्यूशन को चेंज करिए, वरना वो सोल्यूशन भी इन्फेक्ट हो सकता है। सो इट्स इंपॉर्टेंट टू टेक केयर ऑफ द हाइजीन एंड यूल बी ओके। सो ये तो हुई बच्चों में चश्मे के नंबर के बाद। अब एक और चीज़ होती है जो होते हैं इन्फेक्शंस। बीच में बहुत बच्चों को एजुकेट किया गया था पिंक आई के बारे में। सो व्हाट इज पिंक आई? So pink eye is when your eye becomes pink. It is conjunctivitis and generally the term is used for infectious conjunctivitis, जिसमें आपकी जो conjunctiva है, ऊपर की white layer है,
वो इन्फेक्ट हो जाती है, सूज जाती है और पानी, डिस्चार्ज, रेडनेस, स्वेलिंग, इरिटेशन, ये सब सिम्टम्स होने लग जाते हैं। अगर आपको याद हो, लास्ट ईयर दिल्ली में एक पूरा छोटा सा एक एपिडेमिक था जिसमें ऑलमोस्ट एवरी हाउस होल्ड हैड केसेस ऑफ इन्फेक्शन and it happened and it spread very fast, and that is what this is all about. It can be viral, it can be bacterial, और उसी हिसाब से हमें ट्रीट भी करना पड़ता है, बट थैंकफुली वेरी फ्यू केसेस हैव लॉन्ग टर्म इश्यूज, ज़्यादातर लोग रिकवर कर जाते हैं और ठीक रहते हैं। So what are the tips to prevent spread of conjunctivitis from one person to other? पहली चीज़, देखने से नहीं होता है। लोग क्या करते हैं, चश्मा पहन लिया अब हम सेफ हैं, ऐसे नहीं होता है। काले चश्मे का इसमें कोई रोल नहीं है। इट डजंट हैपन बाय लुकिंग इनटू द पर्सन्स आई। हाँ, अगेन इसमें हैंड हाइजीन इंपॉर्टेंट हो जाता है। जिसको इन्फेक्शन हो रखा है उसने आंखों को हाथ लगाया, उसके बाद उसने जगह जगह हाथ लगाया, दूसरा इंसान आया, उसने वहाँ हाथ लगाया, फिर वही हाथ उसने अपनी आंख पे लगाया। इट्स अ लॉन्ग चेन, एंड वंस देन चेन गेट्स कंप्लीटेड तभी वो इन्फेक्शन ट्रांसमिट होता है। आप कहीं भी इसको ब्रेक कर देंगे तो इन्फेक्शन ट्रांसमिट नहीं होगा, जैसे कोविड में था। बिल्कुल बिल्कुल, तो मैं पेशेंट्स को ऐसे ही समझाती हूँ, ये कोविड की तरह है, आपको चेन ब्रेक करनी है तो पहला जो जिसको हो रखा है वो आंखों को हाथ मत लगाए। हाथ लगा लिया तो उसी टाइम हाथ धोए या सैनिटाइज करे। कॉमन टॉवल्स यूज़ मत करे। बेडशीट्स अपने अलग रखें, सोए अलग, थोड़ा दूर रहें सबसे। बाकी लोग जो घर के हैं वो बार बार हाथ धोते रहें और आंखों को हाथ ना लगाएं। सो दीज आर स्मॉल टिप्स विच विल हेल्प यू फ्रॉम प्रिवेंटिंग इट फ्रॉम स्प्रेडिंग फर्दर। तो इसके अलावा ना एक और समस्या है जो हर साल हम ये अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में स्पेसिफिकली दिल्ली में फेस करते हैं। इतना पोल्यूशन और इतना हाई राइज ऑफ AQI. सो हाउ डज पोल्यूशन अफेक्ट आवर विजन, आवर आई हेल्थ? सी, पोल्यूशन इज ओवरऑल बैड फॉर द होल बॉडी। आप सांस ले रहे हैं, वही हवा जो है आपकी आंख पे कांटेक्ट में आ रही है, एंड एक्चुअली वी सी सच अ राइज ऑफ एलर्जीज ऑफ द आई एट दिस टाइम। पेशेंट्स की आंखें लगातार वाटर कर रही हैं, ब्लिंक कर रही हैं, रेडनेस सब तरह से। इसको हम बोलते हैं एलर्जिक कंजंक्टिवाइटिस, जिसमें अगेन आपकी जो ऊपर की लेयर होती है वो रिएक्ट कर रही है एज एन एलर्जिक। तो उसमें अंदर जैसे मच्छर काटने के बाद दाने बन जाते हैं, उस तरह से अंदर दाने बन जाते हैं। रेडनेस होती है, बहुत वाटरिंग होती है, जलन होती है, कुछ लोगों को फ्रीक्वेंट ब्लिंकिंग होती है, इचिंग, स्वेलिंग, अ लॉट ऑफ सिम्टम्स हैपन एंड इट इज़ वेरी वेरी ट्रबलसम। तो हम क्या कुछ प्रोटेक्टिव गियर पहन सकते हैं इसको प्रिवेंट करने के लिए? यस, सो व्हाट आई टेल द पेशेंट्स इज, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जितना अवॉइड कर सकते हैं बाहर जाना अवॉइड करें, अननेसेसरी बाहर मत जाएं। बाहर जाते हैं तो कुछ ना कुछ प्रोटेक्टिव ग्लास वेयर पहने, नॉट नेसेसरीली ब्लैक, बट यू कैन वेयर अ 0 नंबर का प्लेन transparent glass also, especially while walking or if you are going to drive a 2-wheeler, because वो जो डायरेक्ट हवा का झोंका पड़ता है आंख में वो बहुत डेंजरस होता है, वो बहुत ज़्यादा कांटेक्ट देता है आपकी आंख को विद द पोल्यूटेंट्स ऑफ द एयर एंड कॉज अ लॉट ऑफ एलर्जी। Along with that, general cleaning of the eye, again हाथों को धोए, हाथ मत लगाएं आँखों में। घर आके 1-2 बारी आप ठंडे पानी से, साफ़ पानी से आँखों को साफ़ कर सकते हैं। कुछ रेगुलर आई ड्रॉप्स डाल सकते हैं जिससे कि वो आई ड्रॉप्स आपके आँख को क्लीन रखें और पोल्यूटेंट्स जो आँख में गए हैं वो बहुत देर तक कॉन्टैक्ट में ना रहें। फिर भी प्रॉब्लम रहती है तो विजिट एन आई स्पेशलिस्ट, बिकॉज दैट विल हेल्प यू। बहुत बढ़ने मत दे तकलीफ को कि ठीक हो जाएगा ठीक हो जाएगा। ज़्यादा बढ़ने पे वापस आने में भी उतना ही समय लगता है। जल्दी ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाएगा तो जल्दी ठीक भी हो जाएंगे। So is there any specific diet that is good for our eye health? Eyes are basically whatever is good for your body is again good for the eyes. एजिंग इज़ द मेन इशू विच अकर्स आँख में, रेटिना में कैटरैक्ट बनता है, रेटिना में एज के चेंजेस होते हैं। इन सब के लिए जिस तरह से आपके हेल्दी फूड्स होते हैं, ऑल द ग्रीन वेजिटेबल्स, लीफी वेजिटेबल्स, कैरेट्स, टमेटोज़, बीटरूट, देन आप फिश बहुत अच्छा होता है, एग्स बहुत अच्छे होते हैं, चिया सीड्स, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, ये सब जो होते हैं बहुत अच्छे रहते हैं। फ्रूट्स में बेरीज हो गई, स्ट्रॉबेरीज, क्रैनबेरीज, दे आर ऑल वेरी हेल्दी फॉर द आइज़। ना जो नहीं लेना चाहिए है दैट इज़ अगेन हाई शुगर रिच फूड, बिकॉज दैट हैज़ प्रिजर्वेटिव्स ऑल्सो एंड शुगर, हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स रहती है। कोल्ड ड्रिंक्स हो गई, चिप्स हो गए, ये सब ओवरऑल आपकी आँख के लिए अच्छे नहीं होते हैं। तो बच्चों में क्या रूटीनली किसी सप्लीमेंट की ज़रूरत होती है? जैसे कि हम विटामिन डी देते हैं क्योंकि हमने रूटीनली देखा है कि डेफिशिएंट होता है बच्चों में, बर्थ पे विटामिन के देते हैं। तो ऐसे इज देयर एनीथिंग दैट नीड्स टू बी गिवन एज अ सप्लीमेंट टू किड्स, एंड इफ यस, एट व्हाट एज शुड बी स्टार्टेड?
No, for eyes the most important vitamin is vitamin A, लेकिन vitamin E deficiency is very rare. It is seen only in children who are malnourished या जिनको कोई malabsorption problem है, जिनको डायरिया रह रहा है कि जो खाना खा रहे हैं वो शरीर को लग नहीं रहा है, अंदर नहीं जा रहा है. Only then it is required, but mostly vitamin A deficiency जो normal healthy बच्चे होते हैं, normal खाना खा रहे हैं, breast feed करा रहे हैं, उनको ज़रूरत नहीं होती है. vitamin A deficiency उनमें नहीं देखी गई है. As far as supplements are concerned, I would like to point it out here. Supplements आपका नंबर आने से नहीं रोकते हैं. Supplements सिर्फ आपकी जनरल आँख की हेल्थ के लिए है. गाजर खाने से ऐसा नहीं होगा कि नंबर नहीं आएगा या नंबर चला जाएगा. गाजर खाने से सिर्फ आपके विटामिन ए लेवल्स अच्छे रहेंगे, ड्राइनेस नहीं होगी, रेटिना ठीक रहेगा. दैट इज ऑल. सो इन ग्रोइंग किड्स हमने एक तो बात किया, ये चश्मे का नंबर, चश्मा नहीं लगाना चाहते. बहुत सारी यंग गर्ल्स हमारे पास आती हैं अबाउट डार्क सर्कल्स. सो व्हाट आर डार्क सर्कल्स एंड हाउ कैन वन प्रिवेंट देम? See, dark circles is generally darkness that they see under the eye. Now, वहाँ की स्किन होती है बहुत पतली, जो हमारे eyelids की स्किन होती है. It's the thinnest skin in the body. So sometimes what happens is because of lack of sleep or poor hydration, poor diet, anemia, वहाँ पे जो है नीचे के vessels आपके दिखने लग जाते हैं, जिसकी वजह से एक darkness सी दिखती है. एक तो वो कारण होता है. देन सेकेंड कारण होता है जनरली पिगमेंटेशन इंक्रीज, जेन्युइनली इंक्रीज हो गई पिगमेंटेशन. वो हम देखते हैं हार्मोनल चेंजेस की वजह से, वो यंग बच्चों में नहीं होती है. सो इन यंग गर्ल्स इट्स मेनली बिकॉज ऑफ पुअर डाइटरी हैबिट्स एंड पुअर स्लीप हैबिट्स कि हमें वो गड्ढे से दिखते हैं आँख के नीचे. तीसरी चीज़ होती है कि टेयर ट्रफ बन जाते हैं आँख में. स्किन वगैरह ठीक है लेकिन वहाँ पे एक गड्ढा सा बन गया है जिसकी वजह से डार्कनेस दिख रही है. अब वो गड्ढा भर जाता है, फिलर्स करते हैं बहुत लोग जिससे कि वो डार्कनेस ख़त्म भी हो जाती है. सो इट डिपेंड्स अपॉन किस वजह से आ रही है. बट येस, योर लाइफस्टाइल इज़ इम्पॉर्टेंट इन दिस. एंड डार्क सर्कल्स काफ़ी हद तक आपकी जनरल ओवरऑल हेल्थ के साथ अच्छे भी हो जाते हैं. और एक और चीज़ होती है, पीपल लाइक टू हैव लॉन्ग आई लैशेस, तो इसके लिए सीरम्स आते हैं. हाउ मच हेल्पफुल आर दोज सीरम्स? सी दोज सीरम्स are popular in a lot of places all over the world because cosmetically लोगों को लगता है बहुत आसान काम है. But I would want to point it out here, they are basically medicines. So prostaglandin analogs होते हैं जो कि इसको increase करते हैं. Now they also cause an increase in the pigmentation around the eye. सो लॉन्ग टर्म में आपकी आंखें थोड़ी काली, आसपास की जो आईलिड है वो थोड़ी काली और दिख सकती है आई लैशेज लंबे होने के साथ साथ. सो वेन एवर यू यूज देम, डू टॉक टू अ डॉक्टर बिफोर स्टार्टिंग. जस्ट डोंट बाय देम एंड स्टार्ट ऑफ, बिकॉज इन द लॉन्ग रन इट्स अ पॉसिबिलिटी कि आपकी जो है आईज के कलर जो है वो थोड़ा सा अजीब हो जाए और आईलिड्स जो है थोड़ी डार्क लगने लग जाए. सो कुछ लोग मेकअप के दौरान ये आई लैश एक्सटेंशन लगवाते हैं, तो हाउ सेफ इज दैट ग्लू फॉर द आई? I want to tell you, whenever these makeup, the weddings and all happen, तो एक सडन राइज आता है क्लिनिक में पेशेंट्स का, लेडीज़ का आई एलर्जीज़ के साथ. मेकअप कराती हैं, ग्लू लगाती हैं और उसके बाद अगले दिन आँखों में इतनी इरिटेशन रहती है, इतनी प्रॉब्लम रहती है दैट वी हैव टू पुट देम ऑन लॉन्ग टर्म मेडिकेशन टू कंट्रोल इट. सो येस, the makeup, it's important that you know whether it is suiting your eye or not. Don't do anything at the cost of your eye. अच्छा लगने के लिए नहीं कि आंखें खराब. बिल्कुल बिल्कुल. मतलब ठीक है आप दिखना चाहते हैं अच्छा, बट देन यू हैव टू पिक एंड चूज वट एवर मेकअप इज सूटिंग यू. जो बाहर आप जो आपने घर में यूज़ कर रहे हैं वो तो आप सिलेक्ट कर चुके हैं, वो तो आप रेगुलर में यूज़ करते हैं, लेकिन जो पार्लर में जाके करा रहे हैं आपको नहीं पता वो क्या यूज़ कर रहे हैं. सो इस वजह से ये एलर्जीज बहुत ज़्यादा आती हैं. आई लैश के अलावा लोगों को बड़ी बड़ी आंखें पसंद हैं, तो इसके लिए क्या है, पैदा होते ही पेरेंट्स काजल लगाते हैं, सुरमा लगाते हैं. सो डज दैट रियली हेल्प? आंखें बड़ी तो होती नहीं है लेकिन इन्फेक्शन ज़रूर हो जाता है बच्चों का. तो ये काजल लगाने का जो ये कॉन्सेप्ट है ये बहुत ख़राब है. न्यूबॉर्न बेबी के इतने छोटे छोटे बच्चे होते हैं, प्रीमेच्योर बच्चे, उनके भी पेरेंट्स पूछते हैं थोड़ा सा सुरमा लगा ले, थोड़ा सा काजल लगा ले. इट डजंट हेल्प एट ऑल. आई बॉल का साइज, एवरीथिंग इज डिटर्मिन्ड by your genetic material. There is nothing that will change or increase the size of the eye. Now we spoke about all the aspects, I think, जो बच्चों और बच्चों की आंखों की विजन से रिलेटेड हो सकता है, हेल्थ से संबंधित हो सकता है. अब आते हैं हमारी प्रेग्नेंट वुमेन पे, राइट? सो आर देयर एनी स्पेसिफिक चेंजेस दैट हैपन इन प्रेगनेंसी इन एन आई? ओह यस, प्रेगनेंसी में इतने सारे चेंजेस आते हैं तो आंख में भी आते ही हैं बिकॉज ऑफ योर हार्मोनल लेवल्स गोइंग अप एंड डाउन. सबसे कॉमन प्रॉब्लम जो होती है वो होती है ड्राइनेस की. आई ड्राइनेस इंक्रीजेस बिकॉज योर टेयर फिल्म बिकम्स वेरी अनस्टेबल. अलॉन्ग विद दैट कॉर्निया की थिकनेस बढ़ जाती है जिसकी वजह से आपका प्रिस्क्रिप्शन नंबर चेंज हो सकता है. तो पेशेंट को लगता है मेरी विजन कम हो गई है, कुछ गड़बड़ है.
इट्स माइट बी अ टेम्प्रेरी चेंज, जो कि बाद में वंस योर हार्मोन लेवल्स आर ओके, दैट इज पोस्ट लैक्टेशन, एक बार आपकी ब्रेस्ट फीडिंग भी रुक जाती है उसके बाद वो वापस वहीं आ जाता है. बट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी यू मे फील अ लॉट ऑफ फ्लक्चुएशंस इन योर विजन. सो अगर किसी को कोई सिम्टम है प्रेगनेंसी में ऐसा, तो आई चेकअप के लिए जाना चाहिए. बट अपार्ट फ्रॉम दिस, इज देयर एनी अदर सिम्टम दैट अ वुमन वुड हैव विच रिक्वायर आई चेकअप स्पेशली इन प्रेगनेंसी? Any eye symptom, pregnancy or non-pregnancy, never ignore it. Go for an eye checkup because you don't know what it is. So एक बार आपको 20 मिनट लगेंगे डॉक्टर को देखने में, everything would be all right and you'll be okay. प्रेगनेंसी में कॉमन और बहुत माइल्ड चीज़ें ये, जैसे मैंने बताया ड्राई आई है या रिफ्रैक्टिव एरर है, ये तो छोटी चीज़ें हैं, लेकिन बहुत बड़ी बड़ी खतरनाक चीज़ें भी आँख में होती हैं. सेंट्रल सीरियस कोरियोरेटिनोपैथी इज़ वेरी वेरी कॉमन इन प्रेग्नेंट वुमेन. इसमें रेटिना के ऊपर पानी भर जाता है जिससे आपकी रोशनी बहुत ज़्यादा कम हो जाती है. इट कैन कॉज ब्लाइंडनेस, आगे परमानेंट डैमेज भी कर सकता है रेटिना को. बीपी शुगर के पेशेंट्स जिनको प्रेगनेंसी में डायबिटीज़ है या बीपी बढ़ रहा है, उनकी आंखें बहुत ज़्यादा अफेक्ट होती हैं, अगेन बिकॉज रेटिना में चेंजेस होते हैं, वैस्कुलर ओक्लूजन हो सकता है, हाइपरटेंसिव चेंजेस हो सकते हैं, शुगर के चेंजेस हो सकते हैं. और ये सब इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि रेटिना एक बार डैमेज हो जाए वो वापस नहीं आता है. तो ऐसा मत सोचिए कि प्रेगनेंसी में सिर्फ उस वजह से हो रहा है. अगर कोई सिम्टम हो रहे हैं, धुंधलापन आ रहा है, तो उसे इग्नोर नहीं करें, इमीडिएटली डॉक्टर को दिखाएं. और आएँ तो ज़रूर बताएं कि मेरे इतनी वीक्स की प्रेगनेंसी है, बिकॉज वी हैव टू सेलेक्ट द आई ड्रॉप्स अकॉर्डिंगली. प्रेगनेंसी की तो हमने बात की, पर ना एक बहुत कॉमन डाउट होता है डिलीवरी के बाद सबका फ़ोन ले लिया जाता है कि अगर आप डिलीवरी के तुरंत बाद फ़ोन देखोगे तो आंखों पे ऐसा असर आएगा जो पूरे जीवन नहीं जाएगा. हाउ ट्रू इज दैट? दैट इज एब्सोल्युटली फॉल्स. ऐसा कुछ नहीं होता है. जनरली प्रेगनेंसी के बाद, स्पेशली अगर वही बीपी हाई रहा है थ्रू आउट, या उस टाइम पे आपकी बॉडी बहुत स्टेबल नहीं है, आंखों पे असर आ सकता है. बट देन देयर इज ऑल द साइंस बिहाइंड इट. फ़ोन को उस टाइम पे देखने से ऐसा कोई अलग से नुकसान नहीं आता कि उस टाइम पर नहीं देखना है. So as the women age, and for that matter men age also advances, our vision declines. Why does that happen? If you're talking about as the age increases, there are a lot of things that are happening in the eye. कैटरैक्ट बनने लग जाता है आजकल, बहुत जल्दी बनने लग जाता है, खासकर अगर आपकी डायबिटीज़ भी है तो उसकी वजह से रोशनी कम हो सकती है. बट इवन इफ इट्स अ नॉर्मल आई, कुछ भी बीमारी नहीं है आँख के अंदर, पास की निगाह 40 के बाद सबकी कमज़ोर होती है क्योंकि आँख का मसल रिजिड हो जाता है. इसको बोलते हैं प्रेसबायोपिया. दिस इज़ अ नॉर्मल एजिंग चेंज ऑफ द आई. इसमें कोई बीमारी नहीं है, चश्मा लगाना पड़ता है, साफ दिखने लग जाता है, और ये आना ही आना है. किसी का 40 में, किसी का 42 में, किसी का 45, 50, जिसको जब ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन आना ही आना है. क्या इस नंबर को उतार सकते हैं? प्रेसबायोपिया का जो ये नंबर होता है, इसको अनफॉर्चुनेटली अभी तक कोई लेज़र टेक्निक तो नहीं है, कोई लासिक नहीं है, कुछ नहीं है जिससे जो बहुत सक्सेसफुली इसको उतार सकता है. ऑल्सो दिस कीप्स इंक्रीजिंग, दैट इज़ द प्रॉब्लम, बिकॉज इसने उम्र के साथ साथ बढ़ना ही है. द ओनली थिंग बाय विच वी कैन ट्रीट दिस इज़ अ कैटरैक्ट सर्जरी, lens removal surgery. Even if you don't have a cataract, we can remove the lens of the eye and put in a multifocal or a trifocal lens, जिससे कि आपको चश्मे की ज़रूरत ख़त्म हो जाए. That is the only thing. और कोई लेज़र से ये ठीक नहीं हो सकता. आपने बात किया कैटरैक्ट के बारे में, यानी सफ़ेद मोतिया, ये एग्जैक्टली होता क्या है? सफ़ेद मोतियाबिंद होता है जो भगवान ने हमें एक नेचुरल लेंस दिया है आँख के अंदर. सो आँख हमारी कैमरे की तरह काम करती है. आगे आपको ये काली पुतली दिख रही है, उसके पीछे अंदर एक लेंस होता है और पीछे होता है पर्दा. लाइट अंदर जाती है, जो आपका लेंस है वो लाइट को फोकस करता है पर्दे पे, वहाँ पे पहली फ़ोटो बनती है, वो हमारे कैमरे की फिल्म है और वहाँ से दिमाग तक जाती है नस के रास्ते से. सो ये जो लेंस दिया हुआ है भगवान ने, ये ट्रांसपेरेंट है, लेकिन उम्र के साथ साथ चेंजेस आते हैं और इसमें बन जाती है सफ़ेदी, जिसको बोलते हैं सफ़ेद मोतियाबिंद या कैटरैक्ट. तो ये किसी भी एज पे आ सकता है. वो क्या सिम्टम्स हैं जो एक जने को पिक करने चाहिए इसको जल्दी डिटेक्ट करने के लिए और ट्रीटमेंट के लिए? कैटरैक्ट का प्राइमरी सिम्टम होता है ब्लरी विजन, धुंधलापन, क्योंकि उसमें सफ़ेदी आ गई है, इस वजह से आपकी रोशनी पूरी अच्छे से फोकस नहीं हो रही है. सो इन द इनिशियल स्टेजेस समटाइम्स सिर्फ आपका नंबर इंक्रीज होने लगता है. जिसको कभी नंबर नहीं था माइनस का, उसको सडनली माइनस का नंबर आने लग जाएगा. -1, -2, 3, बहुत हाई नंबर्स भी आ जाते हैं, और धुंधलापन भी रहता है. समटाइम्स इन सम काइंड्स ऑफ कैटरैक्ट्स यू विल ओनली फाइंड ग्लेयर. आप जब रात को गाड़ी चला रहे हैं, आपको लाइटें बहुत फैली फैली दिखेंगी और गाड़ी चलाना मुश्किल हो जाता है रात के समय. सो दैट इज़ अनदर सिम्टम ऑफ कैटरैक्ट. Pain is not a symptom of cataract. Watering is not a symptom of cataract. तो ऐसे ही सफ़ेद मोतिया की तरह एक होता है काला मोतिया. तो काला मोतिया क्या होता है? काला मोतिया एक बिल्कुल अलग तकलीफ है. लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं क्या सफ़ेद है या काला है. काला मोतियाबिंद इज ग्लॉकोमा.
काला इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें एकदम से आंख के आगे कालापन आ जाता है और आप बिल्कुल अंधे हो जाते हैं। ग्लूकोमा काला मोतिया में जिसमें आंख का प्रेशर ज़्यादा जाता है, जिससे आपकी नस डैमेज होती है। इसकी ट्रीटमेंट आई ड्रॉप्स होती है एंड इट इज़ अ वेरी वेरी सीरियस कंडीशन। ये पोटेंशियली आंख को अंधा कर सकती है आगे के लिए। इसकी रिवर्सिबल डैमेज नहीं होता है, एक बार नुकसान हो गया उसको वापस नहीं ला सकता। इट इज़ वेरी वेरी सिवियर एंड रिस्की विज़ कैटरैक्ट, जो कि छोटा सा सर्जरी से ठीक हो जाता है और रोशनी पूरी आ जाती है। तो हमने बात किया कि इस एज ग्रुप में वैसे ही नेचुरली विजन जो है डिक्लाइन होता है, बट बहुत लोगों को इस टाइम पे बीपी और शुगर की समस्या होती है। सो हाउ एंड व्हेन शुड वन स्क्रीन फॉर आई डिसऑर्डर इफ वन हैज़ हाई बीपी और डायबिटीज़ यानी शुगर? See, in diabetes, there are very specific guidelines. If you have diabetes, if you have a type 1 diabetes, that means early onset, जो इंसुलिन डिपेंडेंट होता है, जो पहले 10 साल की उम्र में ही आ जाता है, छोटे बच्चों में ही आ जाता है, उसमें 5 years from the day of diagnosis, you have to start an annual checkup. साल में एक बार दवाई डलवा के आंख चेक करानी है। चश्मे वाले के पास जाकर नहीं, डॉक्टर के पास जाकर दवाई डलवा के पर्दा चेक करवाना है, रेटिना चेक करवाना है। दिस इज फॉर टाइप 1. इन टाइप 2 डायबिटीज, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ डायग्नोसिस, जिस दिन पता चला कि मुझे शुगर है, जो ज़्यादा कॉमन भी होती है टाइप 2 डायबिटीज़, सबको होती है, जिस दिन पता चला उस दिन जाके आंख एक बार चेक करवानी है कि ऑलरेडी शुगर का असर बन तो नहीं गया है। और उसके बाद वंस अ ईयर रेटिना चेकअप मैंडेटरी होता है। जब लोगों की एज एडवांस होती है, उनके साथ उन्हें बीपी की समस्या भी होती है, तो बीपी जिनका हाई है उन्हें आंखों का चेकअप कब कराना चाहिए? बीपी के केस में जब आपके डॉक्टर को लगे वो कराते हैं, या आपको कोई विजुअल प्रॉब्लम हो रही हो तो करवाते हैं। बीपी के केस में ऐसी कोई गाइडलाइंस नहीं है, बट येस, रेटिना देख के हमें पता चल जाता है कि कितना पुराना बीपी है। तो डॉक्टर निशा, हमने बात किया बचपन से लेके एडवांस एज तक आई हेल्थ कैसे कैसे अफेक्ट होती है, क्या कॉमन प्रॉब्लम्स होती है, उनके क्या कॉमन सोल्यूशंस हैं ना। कुछ बहुत सारे मिथ्स होते हैं, स्पेशली इंडिया में तो बहुत ही ज़्यादा है, ठीक है। सो उनके बारे में हम एक बार बात करना चाहेंगे। मुझे ये बताएं, ऐसे मैंने तो बचपन से सुना था, मुझे चश्मे का नंबर भी था, कि ठंडे पानी में अगर आंखें चिपकाते हैं तो चश्मे का नंबर उतर जाता है। दिस इज़ रॉन्ग, ऐसा कुछ नहीं होता है। उल्टा बहुत देर तक आप पानी आंख में लगाए रखेंगे तो ड्राइनेस इंक्रीज करती है और आंखों में इरिटेशन बढ़ती है। कुछ लोग बहुत ज़्यादा ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट की तरफ भागते हैं कि इन आई ड्रॉप से बिल्कुल चश्मे का नंबर उतर जाता है। इज़ इट ट्रू? या कुछ ऐसी एक्सरसाइजेज होती हैं जो बहुत सारे लोग बताते होते हैं, आपने सोशल मीडिया पे भी देखा होगा, कि इससे चश्मे का नंबर गारंटीड उतर जाएगा। हाउ ट्रू इज़ दैट? सी, गारंटीड तो कुछ नहीं होता है। आई ड्रॉप कोई नहीं है जिससे कि नंबर उतर जाता है, दिस आई एम वेरी क्लियर विद। बट हाँ, कुछ एक्सरसाइजेज होती हैं जिसमें आपकी मसल स्ट्रेंथ इंक्रीज करती है, तो जो माइनर नंबर्स होते हैं उन पे डिपेंडेंसी कम हो जाती है। स्पेशली प्लस के नंबर में इट रियली हेल्प्स। अगर आपके मसल स्ट्रॉन्ग हैं तो प्लस का नंबर 0.5 0.75 आप नहीं भी लगाएंगे तो काम चल जाता है। अच्छा, सूर्य ग्रहण को देखने से क्या अंधे हो सकते हैं? बिल्कुल, इतने पेशेंट्स आते हैं सूर्य ग्रहण को, इतना हम समझाते हैं, उसके बावजूद पेशेंट्स देखने की कोशिश करते हैं सूर्य ग्रहण को। सूरज की रोशनी आंखों के लिए डेंजरस होती है, डैमेज कर सकती है रेटिना को। नॉर्मल डेज पे तो आप देख ही नहीं पाते बिकॉज इट्स वेरी स्ट्रॉन्ग, बट सूर्य ग्रहण में वो लाइट हो जाती है कम, तो आप डायरेक्टली सूरज की तरफ देख पाते हैं और फिर वो लाइट फोकस हो जाती है आपके फोविया पे, आपके देखने वाले हिस्से पे, और कर जाती है उसको परमानेंटली डैमेज, जो रिकवर नहीं करता है। So never look at the sun directly. There are filters available जिसके थ्रू आप देख सकते हैं सोलर एक्लिप्स को। अगर आप देखना चाहते हैं, they are easily available in the market or online also. So use them whenever you are looking at the sun. घी और बादाम से आंखों की रोशनी तेज होती है? घी और बादाम अच्छा फूड है, जैसा मैंने बताया, बिकॉज दे आर रिच इन ओमेगा 3 फैटी एसिड्स एंड अदर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स विच आर गुड फॉर द टेयर फिल्म एंड फॉर द रेटिना। लेकिन नंबर नहीं उतरता है, कुछ भी खाने की चीज़ से नंबर कम नहीं होता है। बाईं आंख फड़कने से कुछ गलत होता है? बाईं दाईं कोई भी आंख फड़कती है, इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ आंखों में ड्राइनेस हो रही है या विटामिन डेफिशिएंसी है, तो यही गलत होता है, और तो कुछ इसमें गलत नहीं हो रहा है। तो डॉक्टर के पास जाइए और अपने आप को ठीक करवाइए। टीवी आपने बोला कि कुछ समय तक देख सकते हैं, टीवी पास देखने से ही नज़र खराब होती है, दूर देखने से नहीं होती? जितना पास से आप देखेंगे वो ज़्यादा डेंजरस होता है आंख के लिए, बिकॉज नियर फोकस इज़ द प्रॉब्लम। अगर आप बच्चा बहुत पास से देख रहा है टीवी, तो उसकी आंख खराब भी हो रही है, और दूसरा ऑलरेडी हो सकता है आंख खराब हो चुकी है तभी वो पास जाकर देख रहा है। सो अगर बच्चा पास जाके टीवी देख रहा है तो उसी टाइम उसको डॉक्टर के पास लेके जाए, एक बार चेक करवाए, और अगर सब ठीक है तो उसकी आदत छुड़वाए। लेट के पढ़ने से आंखें ज़्यादा खराब होती है?
लेट के पढ़ने से एज सच लेटना इज़ नॉट द प्रॉब्लम बट द डिस्टेंस इज़ द प्रॉब्लम। आप चेयर पे बैठे हैं तो आपका लगभग इतना डिस्टेंस रहेगा ही रहेगा पढ़ने में। लेटने में आप कभी भी इतना डिस्टेंस नहीं मेंटेन कर पाएंगे। आप किताब के बहुत पास आकर पढ़ेंगे, जिससे अगेन वही इशू होता है, पास का फोकस जितना ज़्यादा बढ़ेगा सिर दर्द होगा, नंबर आएगा। सो डॉक्टर निशा, यू हैव आंसर्ड मोस्ट ऑफ आवर क्वेरीज एंड आई एम श्योर हमारे व्यूअर्स के बहुत सारे डाउट्स होंगे जो आज क्लियर हो गए होंगे, बट फिर भी जाते जाते कुछ टिप्स जो हमारे चश्मे के नंबर को रोकने में मदद कर सकती है। चश्मे का नंबर रोकने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट तो ये है कि अपना चश्मा पहने। बिना चश्मे के आंखों पे स्ट्रेस पड़ता है। एग्जैक्ट प्रिस्क्रिप्शन पहने जो उस समय है आपका। आई ड्रॉप्स जैसा मैंने बताया आर अवेलेबल। अगर आपके डॉक्टर को सही लगता है तो आई ड्रॉप्स शुरू कर सकते हैं, जिससे कि नंबर बढ़ने से रुकता है। आजकल चश्मे भी अलग तरह के आ गए हैं, मायोपिया कंट्रोल ग्लासेस जिनको बोलते हैं, जिनके बच्चों के नंबर लगातार बढ़ रहे हैं। वो अलग तरह के चश्मे होते हैं जो आप पहन सकते हैं, जिससे कि नंबर बढ़ने से काफ़ी हद तक स्लो डाउन हो जाता है। अलॉन्ग विद दैट आउटडोर एक्टिविटी 1 आवर अ डे। चाहे बच्चा बाहर बैठ ही रहा है, खेल नहीं रहा, लेकिन बाहर 1 घंटा स्पेंड करना बहुत ज़रूरी है। सनलाइट एक्सपोजर, विटामिन डी लेवल्स एंड ऑफ कोर्स नज़दीक का काम, चाहे वो फ़ोन हो चाहे वो पढ़ाई हो, एक बार में आधे घंटे से ज़्यादा नहीं करना है। बच्चे को ब्रेक लेनी है और ब्रेक लेके दूर देखना है। ये नहीं कि फ़ोन छोड़ा तो किताब उठा ली, किताब छोड़ी तो फ़ोन उठा लिया। दैट इज़ अबाउट द सेम फॉर द आई। सो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर एंड इट वॉज अ वेरी इन्फॉर्मेटिव सेशन। एंड अगर हमारे कमेंट्स में और डाउट्स आएंगे तो हो सकता है हम आपको फिर से बुलाएं उन्हें क्लैरिफाई करने के लिए। सो दिस वॉज आवर एपिसोड अबाउट आई हेल्थ इन विमेन, इन चिल्ड्रन, इन न्यूबॉर्न। एंड इफ यू हैव एनी मोर डाउट्स डू आस्क अस इन द कॉमेंट सेक्शन। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड शेयर इट विद पीपल हु आर इन नीड ऑफ दिस इन्फॉर्मेशन। सी यू अगेन इन आवर नेक्स्ट एपिसोड।